तो सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं एसके सर आपका सीडीपी का 30 क्वेश्चन आपके बीच में लाए हैं। ये आपको एक एनालिसिस क्वेश्चन आपके बीच में लाए हैं। जो भी छात्र अभी तक ये चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए धुआंधार सेशन आपको शुरू करने जा रहे हैं और सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेकर आपके बीच में आ चुके हैं। तो सही विद्यार्थी इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कर दे, लाइक कर दे और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़े। जो सीडीपी आपके लिए 30 क्वेश्चन में देखिए आप कितना सही सही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं। आप लास्ट में पॉइंट करके बताया कि आपका 30 में कितना सही हुआ। 30 का 30 ये टारगेट रखें आप। 30 का 30 ये सीडीपी में आप रखिए। 30 का 30 ये क्वेश्चन का टारगेट रखना है। 30 में 30 ये टारगेट रहता है। आप टारगेट बनाइए कि सीटेट जुलाई में कम से कम आप 130 का स्कोर लेके चले। 130 प्लस ही स्कोर आपको होना चाहिए। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। सक्सेस पॉइंट कंपटीशन क्लासेस ये चलता है आपको शंकर चौक के पास। तो सक्सेस पॉइंट चैनल में आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं और अधिक से अधिक मेहनत करें। और चलिए हम इससे धुआंधार सेशन को शुरू करते हैं। आपके बीच में पहला क्वेश्चन है। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके बीच में एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह पिता का कथन है। देखिए ये जेंडर रूढ़िबद्धता की क्वेश्चन है, यानी जेंडर पक्षपात की क्वेश्चन बता रहा है। अब कहा जाए कि इसमें देखिए सबसे पहले कहिए आफ्टर द गेटिंग द हार्ट रिंग इन प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड इन द कैरिंग द सेम, यानी ऐसा बात कर रहा है जो अपने फादर से रिस्पॉन्ड कर रहा है। टू नोट इन द बिहेव लाइक द गर्ल्स बॉय इन डिनोट द कैरी द दिस स्टेटमेंट बाय इन द फादर्स। ये करा कि फादर का ये कहना कि ऐसे जो है जो हमारे पिताजी का कहना कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़की की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो क्या कर रहा है इसमें रूढ़िबद्धता की। तो इसमें क्या दर्शा रहा है, लिंग रूढ़िबद्धता की। तो सही आंसर क्या लगाएंगे आपको, पहला नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, ध्यान देंगे सभी छात्र, ध्यान देंगे आपके बीच में है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। प्रगतिशील कक्षा, ध्यान दीजिए। प्रगतिशील कक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिसमें बाल केंद्रीय शिक्षा का है, बच्चों के लिए शिक्षा। इसमें किसको शिक्षा दी जाता है, बच्चों को। हाँ, इसमें शिक्षा किसको मिलेगा, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रीय शिक्षा मतलब बच्चों के लिए। बाल केंद्रीय शिक्षा किसके लिए है, तो बाल केंद्रीय शिक्षा ये बच्चों के लिए होता है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो ध्यान रखना। तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पर पालन करें। क्या बच्चों को, अध्यापक को ये होना चाहिए कि सिलेबस कठिन रूप से होना चाहिए, कठिन पाठ्यक्रम का होना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा माने क्या, अगर किसी विद्यार्थियों को हम कंपटीशन, यानी देखिए क्या कर रहे हैं उसे कंपटीशन अमॉन्ग द स्टूडेंट, हम सभी स्टूडेंटों को जो कंपटीशन के तौर पे नहीं, प्राथमिक स्तर में ये बच्चों को नहीं कंपटीशन के दौर में ले जाना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने आप में जो इस चीज को समझने के लिए जिज्ञासा प्रयत्न होना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों पे आधार पर नाम की नहीं, कोई एकेडमिक अंक की बात नहीं होती है। तो सही आंसर आपको हो जाएंगे तीसरा नंबर। सभी विद्यार्थी कमेंट करें आपको क्या सही आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का 3 नंबर के आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी जो भी छात्र हैं इसको कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखे एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले बैगोस्टिक के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की पहचान क्या होगा। जब ये यहाँ पे कहा कि एक दूसरे सहयोग की बात कहा गया तो यहाँ पर सीधे आपको लिख दिया जाता है जो जिसको हम लोग एस्केप फोल्डिंग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप फोल्डिंग कहते हैं, है ना। एस्केप फोल्डिंग का कहना है कि जो एस्केप फोल्डिंग का एक ही अर्थ होता है, जो देखिए जिसको हम लोग कहते हैं पार, ढांचा, मचान, निर्माण, इतने शब्द आते हैं उनका, है ना। इसका कहना है कि जो बालकों को शुरू में माता पिता के द्वारा जो सहयोग मिल जाता है उसको एस्केप फोल्डिंग कहा जाता है। अब देखिए बच्चों को अधिगम के प्रति अनु प्रेरित, निष्प्रेरित तो नहीं होगा। अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करना, अधिगम के एस्केप फोल्डिंग ये बात कहता है। छात्रों को निकास प्रतिवर्धा की बात नहीं होगा। अधिगम की प्रतिक्रिया अर्थ ही नहीं होगा। सही आंसर कौन लगाएंगे आपको, अधिगम के प्रति छात्रों की आधारभूत संरचना होना चाहिए। सही आंसर हो जाएंगे आपको दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए सही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके बीच में है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे।
बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए समाजीकरण के दो कारक होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय। प्राथमिक कारण में कौन आ जाते हैं, परिवार और मित्र पास पड़ोस आ जाते हैं, और विद्यालय हमारा द्वितीय कारण में कौन माने होता है, दूसरा। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे आपको, पहला ही, एकदम राइट आंसर आपको हो जाएंगे 4 नंबर का पहला हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि माने क्या होता है, ले बैगोस्टिक ने जो बाह दी, हार्वर्ड गार्डनर ने ये महोदय दिया था ले बैगोस्टी के द्वारा उसका बहुबुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, ये बात कहा जाता है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है। बुद्धि की विभिन्नता दर्शाती है। बुद्धि जो है एक जैसा नहीं बहुआयामी होती है। याद रखना है कि बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है। तो सही आंसर का आप हो जाएंगे 3रा नंबर। चलिए सही, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण में देखिए जब ये दूसरे ये स्वीकृति देते हैं यानी उनकी पालन करने की बात कहा जाती है। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग ने इसमें कहा था प्रथागत में कहा गया, जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत। इसे परंपरागत की बात में उल्लेख किया गया था। तो सही आंसर आ जाएंगे आपको 2रा नंबर आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके बीच में है, ध्यान दीजिए। ले बैगोस्टी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। देखिए ले बैगोस्टी की सामाजिक संस्कृति जो प्रक्रिया होती है परिप्रेक्ष्य के आधार पे का इस पर जोर दिया जाता है। ले बैगोस्टी सामाजिक संस्कृति माने क्या, उसने दिया था किसके लिए था, सामाजिक संस्कृति पर जोर दिया था आपको। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, यानी 8 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच में। अब देखिए जिन प्याजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत संज्ञानात्मक संरचना के रूप में वर्णित करता है। तो संज्ञानात्मक किसके लिए बताया गया था, देखिए जेडपीडी के बारे में बैगोस्टिक ने चर्चा किया था। बैगोस्टिक ने ये बात की चर्चा किया था, है ना, बैगोस्टिक ने चर्चा किया था जेडपीडी में। एस्कीमा के बारे में चर्चा कौन किया था, तो जीन प्याजे ने कहा था। तो सही आंसर आपको हो जाएंगे 4 नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संदर्भ विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होगा। कमेंट करके बताएं, आप सभी स्टूडेंट के बताएं कि क्या सही आंसर होना चाहिए। सभी छात्र बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपको 2 से 7 वर्ष की उम्र में ये बच्चों का विकास कैसा होगा। अमूर्त सोच का विकास, देखिए अमूर्त जब ये कहा तो ये हो जाएंगे औपचारिक में हो जाएंगे, यानी औपचारिक में हो जाएगा। औपचारिक मतलब हो गया जो 11 वर्ष से अधिक हो गया। विचार को सोच केंद्रित होना चाहिए, सोच केंद्रित। सही आंसर आ जाएंगे केंद्रित, किसी एक बिंदु पर फोकस करना ही क्या करना है आपको, पूर्व संक्रियात्मक में ये उल्लेख किया। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको कौन सा, सही आंसर आपके बीच में आ जाएंगे 2रा नंबर, 9 का 2रा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का आंसर देखिए, सही विद्यार्थी कमेंट करें। विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के क्वेश्चन है, कहते एक डेवलपमेंट की बात करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट इन द कंटेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कह रहा है कि वैसा होना चाहिए विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी विकास के संदर्भ में सबसे सत्य बात क्या है इसमें। देखिए डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ द ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर ऑफ फॉर द एवरीवन। कहा कि विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए एक समान तो नहीं हो सकता, विकास से सभी को एक जैसा समान तो नहीं हो सकता है। तो आपको ये बात गलत हो जाएगी। विकास कल विद्यालय में होने वाले अधिगम है। तो कह रहे अगर विद्यालय में जो डेवलपमेंट जो होगा वो डेवलपमेंट केवल जो प्लेस इन द स्कूल है, केवल स्कूल में तो नहीं होगा, ऐसा बात तो नहीं होगा आपको, केवल स्कूल में तो नहीं होगा आपको डेवलपमेंट। विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता, ऐसा तो नहीं कहा गया कि डेवलपमेंट क्रॉस ओनली द ड्रीम इन द पीरियड ऑफ द चाइल्ड, यानी चाइल्डहुड। क्यों कहा गया केवल बाल अवस्था में ही विकास होता है, नहीं, विकास जो होता है देखिए विकास बहुआयामी मल्टी डेसिमल होता है। मल्टी माने के बहुआयामी यानी एक से अधिक,
विकास क्या होंगे, एक से अधिक होगा। एक से अधिक माने बहुआयामी, मतलब विभिन्न प्रकार से। बहुआयामी का तो हो गया विभिन्न प्रकार से विकास होगा, विभिन्न प्रकार से विकास होता है। तो सभी विद्यार्थी चीज को ध्यान से समझ जाए। तो सही आंसर आप लोग लगाएंगे 4 नंबर। क्वेश्चन चलिए 11। देखिए क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में? देखिए अगर कहा जाए, पहला आता है आपको संवेदी अवस्था। ध्यान दीजिए, संवेदी अवस्था मतलब होता है शैशवावस्था। सभी कोई जान जाए इस चीज को। जो शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा बात होता है जो मूर्त अवस्था, जिसको कहते हैं मूर्त माने हो गया जो बाल अवस्था कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग बाल अवस्था, है ना, जिसको बाल अवस्था कहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष होता है। सब जानते हैं 6 से 12 होता है। एक होता है अमूर्त होता है, जिसको हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं, ठीक ना, किशोर अवस्था कहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष होता है। सभी को एक चीज को ध्यान दें। तो इसमें आपको संवेदी, मूर्त, अमूर्त, तो आप इसमें ढूंढ लीजिएगा। इतनी बात आपको याद रहना चाहिए, ये चीज याद रहना है। अगर ये चीज याद रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधी बन जाएगी आपको। देखिए आप क्वेश्चन पे चले हम लोग, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। अब कह जन्म के समय किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो पहला क्या हो जाएगा? पहला संवेदी, तब मूर्त और अमूर्त। सही आंसर कौन लगाएंगे? पहला नंबर। इधर राइट आंसर आपको 1 नंबर हो जाए, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? क्यों? ये अधिगम की प्रक्रिया बाधा, माने क्या एक लर्निंग हो रहा है जो अगर बच्चों को प्रोसेस कर रहा है उसमें क्या करे, उसमें रोकने की बात कर रही है। अब कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया बाधा यानी रुकावट की बात हो रही है। तो पहली बात है, अगर हम किसी बच्चों को रुकावट की बात तो नहीं लाएंगे वहां पे। अध्यापक के पक्ष में असफलता, योग्यता आधारित समूह को बनाने में मापदंड, अध्यापन की अधिगम प्रक्रिया परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं जो इंपोर्टेंट फॉर द प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग द प्रोसीज, यानी हम बच्चों को एक ऐसा प्रोसेस बनाए जो पढ़ने की कलाओं को एक तैयार बनाया जाए ढांचा जिससे बच्चे सीख सकता है। तो सही आंसर कौन लगाएंगे? 4 नंबर आपको सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा हो गया सभी के लिए कैसा शिक्षा? तो सभी के लिए समान शिक्षा। सभी के लिए कैसा शिक्षा? तो समान शिक्षा। सभी के लिए कैसा शिक्षा मिलेंगे? तो समान शिक्षा। सभी के लिए अगर शिक्षा कैसा मिलेंगे तो समान शिक्षा मिलता है। अगर पूछा जाए सभी के लिए कक्षाएं में शिक्षा कैसा मिलता है तो समान शिक्षा मिलते हैं। तो आप लोग देखिए प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, अभिभेदी समरूप निर्देशित सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगो करना, अलगो माने तो दूर करना, ये भी नहीं होगा। हर बच्चे स्मार्ट को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर किसी छात्रों को अगर आपने कहा कि समावेशी शिक्षा होना चाहिए, सभी के लिए एक अवसर होना चाहिए, मौका देना जिससे बच्चे वो सीख सकता है। तो सही आंसर कौन लगाएंगे? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये कहता है कि अगर बच्चों को अपने गुणवत्ता को, छवि को अगर पहचाना जाए तो उनकी छवि क्या होना चाहिए। तो सही विद्यार्थी इस चीज को ध्यान रखें और अधिक से अधिक बेहतर तैयारी करें इसमें। और देखिए क्या होना चाहिए, अगर एक्ट 2016 का संबंधित नहीं होगा आपको ये भी गलत हो जाएंगे, विकलांग वाले गलत हो जाएंगे। जिस छात्रों को शारीरिक दिव्यांगता होना चाहिए। सही आंसर कौन लगाइएगा? 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, सभी क्वेश्चन पढ़िए। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जो विद्यार्थी अधिगम से अगर छोड़ रहे हैं उसे क्या नहीं करना चाहिए? निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए दृश्य पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन पढ़े सभी विद्यार्थी, पहला ऑप्शन पढ़िए। दृश्य माने देखकर, सर्व माने सुनना, दृश्य और सुनकर, देखकर सुनकर जो सामग्री को जो इस्तेमाल की जाती है। रचनात्मक संरचनात्मक शिक्षार्थी उपागम का इस्तेमाल करना, जो उद्देश्य था उसका इस्तेमाल करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना चाहिए, है ना। अब करा कि व्यक्तिगत योजना बनाना चाहिए। शिक्षार्थियों और आकलन की जटिल संरचना, हम बच्चों को शिक्षार्थियों की जटिल संरचना नहीं दे सकते हैं, इसलिए सही आंसर कौन आ जाएंगे? 4 नंबर आपको।
क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मक माने क्या होता है? नई नई विचार, जो नई विचार हो या प्रतिभाशाली बालक हो, प्रतिभाशाली बालक जो होंगे और किसके लिए आएंगे? तो सृजनात्मक के लिए। कहता है कम परियोजना वाला बोधगमय, तो बोधगमय वाला बात नहीं होगा। इसमें क्या अति सक्रियता नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएंगे? अपसारी चिंतन होगा, एक से अधिक, अनेक अनेक बात जो आ जाएंगे, अनेक चीज आ जाए, अनेक विचार हो गया, अनेक विचार हो जाए या अनेक विचार अगर पूछ दिया जाए तो अनेक विचार भी हो जाएंगे। कौन सा चिंतन? तो वो हो जाएंगे अपसारी चिंतन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को, कहता है विविध पृष्ठभूमि के अधिगम करता है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को कहना है कि अधिगम एक ऐसा प्रणाली है हम जिसके द्वारा उस बालकों की पहचान कैसे होगा, उनकी छवि को पहचानना, उनकी गुणवत्ता को पहचानना। जैसे जैसे उनकी गुणवत्ता को पहचानी जाती है तो उनकी द्वारा उन बालकों की पहचान क्या होगा, उनकी छवि क्या। अब देखिए क्या कहता है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, माने उसको टाल देना चाहिए। विविध अभिन्यासों के उदाहरण लेनी चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत, मानी स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड भाषा हो गया और वो हो गया ऑफिशियल भाषा, ये कार्यालय की भाषा। ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणों को मजबूत करता है। तो ये बने विविध माने के विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से हम उदाहरण देकर बच्चों को समझ। सही आंसर आपको दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाए। सुसाध्य माने होता है सुधार करना, सुसाध्य माने होता है सुधार करना। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, नहीं, गलत बात है। समस्याओं के हल में अटल माने क्या? कठिनाई, ये भी नहीं होगा, है ना। विद्यार्थियों समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ा देना चाहिए, विभिन्न प्रकार के समरूपों को इस्तेमाल करना चाहिए, न कि विद्यार्थी डर की भावना को पैदा करना चाहिए। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की प्रेरणा, देखिए जो अधिगम की प्रेरणा होता है उसे किस प्रकार से कायम रखा जाएगा। तो आप देखिए पढ़िए ऑप्शन को, सभी विद्यार्थी कमेंट करें। बच्चे को दंड देकर, क्या बच्चों को दंड देकर पढ़ाएंगे? गलत बात है। प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, जनपद याद करके, याद वाला बात नहीं, बच्चों को आसान क्रियाकलाप देकर जो है उसे अपने जो अभिनेता को नहीं, उसे प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य पर जोर देना चाहिए। देखिए फोकस इन द मास्टर द एंड्रॉइडेड इन द गोल्स, यानी किसी एक पर ध्यान देना चाहिए। सही आंसर कौन हो जाएंगे? दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, में कर रहा है शर्मिंदगी क्या है। देखिए का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, शर्मिंदगी मतलब नकारात्मक, यानी कॉलिंग हो गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब ये शर्मिंदगी के मतलब नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस की बात पूछ रहा है, तो सही आंसर कौन हो जाएगा? आपको दूसरा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या होगा। अगर अध्यापन करा रहे, यानी बच्चों को जब सिखा रहे हैं, जो अधिगम की गुणवत्ता को सिखा रहे हैं, तो उनके अधिगम प्रणाली कैसा होना चाहिए। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, गलत बात है। संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, गलत बात है। अब करा कि देखिए संकल्पनाओं के बीच, अब करा क्या, देखिए संकल्प बीच खोजना, नहीं, देखिए यहाँ पर समझिए। अब करा क्या, विश्लेषण और अवलोकन करना चाहिए, अनुकरण या नकल की दोहराना चाहिए, क्या संकल्पनों के बीच संबंध खोजना चाहिए। सही आंसर हो जाएंगे दूसरा नंबर, इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलिए, देखिए 22 में कर रहा है, ध्यान दीजिए। 22 का क्वेश्चन है, एक है अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। कि दंड की मात्रा, जब ये दंड की बात आ गया तो निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव निगेटिव याद रखें, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको त्रुटियों के समझ और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटि करें वाले छात्रों दूसरे छात्रों से अलग करना चाहिए, अलग नहीं कर सकते हैं। अधिगम केवल त्रुटि होगा, गलत बात है। सही आंसर कौन हो जाएंगे? दूसरा नंबर आपको सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। जब सूचना अलग अलग वह आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होती है, विषय वस्तु बहुत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं, जब उसे अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे कठिनाई होती है। सही आंसर हो जाएंगे 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है,
अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या होना चाहिए? उच्च उत्तेजना उच्च भय, ऐसा तो नहीं उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा आपको तीसरा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलिए। देखिए 25 में है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, करा कि अगर अधिगम की संरचना में विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा गलत बात है। बच्चे पूर्ण रूप से वैसा पर निर्भर होते हैं। बच्चे क्या तो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? बच्चे पूर्ण रूप से सक्रिय एक्टिविटी रूप से अपनी निभाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। सही आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारा उपयुक्त होना चाहिए? तो अधिगम क्या? योग्यता सुधार है, अधियोग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सफलता अनियंत्रित है। तो देखिए अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा जो धोखा करा कि धारण उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार है। योग्यता माने क्या? सुधारना, यानी ये तो सही आंसर हो जाएंगे आपको 26 का 1 नंबर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित निम्न में से परिपाटी विद्यार्थियों में संगठनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है? तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, इसके बाद है पाठ पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं नहीं, अन्वेषण और समझ। अन्वेषण माने होता है खोज करना, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, संवाद माने होता है बातचीत करना, है ना, बातचीत करना, इस चीज को ध्यान रखें। सही आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले बैगोस्टी के भाषा और चिंतन के सोच के बारे में दिए गए विचारों का अनुसरण इस तरह के व्यक्तिगत वाद। देखिए व्यक्तिगत माने क्या है? प्राइवेट स्पीच। यहाँ पर देखिए लिख दिया है कि प्राइवेट स्पीच। बैगोस्टी के अनुसार ये बात को ध्यान रखना कि ले बैगोस्टी ने जो आइडिया दिया था, जो भाषा और देखिए भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट के बारे में बताया, जो इसमें सबसे क्या प्राइवेट है, यानी स्वयं अपने बारे में बता रहा है। तो क्या 100 नियम याद रखेंगे, यानी 100 नियम मतलब क्या हो गया? याद रखना सेल्फ, ये बात खुद एक बात की चर्चा कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। सही आंसर आपको लगाना है दूसरा नंबर। एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो 2024 के 21 जनवरी पेपर सेम क्वेश्चन आपको आया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखें और अधिक से अधिक आप तैयारी रखें, निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। 29 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना चाहिए, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना चाहिए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान होना चाहिए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान होना चाहिए, पुस्तक वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना चाहिए। हमें एक लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थी नामांकित, हमें नामांकित करके कोई योग्यता की ऐसी बात नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों की जो जरूरत है, जो एवं आवश्यकता, उसकी पहचान करना चाहिए। तो सही आंसर आपको हो जाएगा तीसरा नंबर। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में, चलिए बहुत ही सटीक, सभी विद्यार्थी आप कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपके लिए ये क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं आपको बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों की भिन्नता के रूप में ये बात, दो विकास की 2 चीज जरूरी है, एक अनुवांशिकता और एक वातावरण, दोनों चीज जरूरी हो जाता है। तो केवल अनुवांशिकता रूप से, केवल वातावरण पर्यावरण के रूप से, न अनुवांशिकता से न पर्यावरण से, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से विकास होता है। तो आपको आंसर हो जाएंगे 30। तो आप विद्यार्थी लगाएं कि 30 में 30 कितने छात्रों को आए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं और लिखे मैसेज करके आपको 30 में 30 कितना आया। तो सीटेट जुलाई में अगर आपको 130 प्लस अगर लाना है तो सक्सेस पॉइंट से जरूर जुड़ जाए। सक्सेस पॉइंट से आप जरूर जुड़ जाएं, आपको निश्चित रूप से यह सफलता दिलाएगी, यह बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको ठान लिया है तो जीत है, निश्चित आपको जीत दिलाएंगे। अगर आप सक्सेस पॉइंट में अगर जुड़ जाएं, आपको निश्चित आपको सीटेट में आपको 130 प्लस आपको लाकर दिखाएंगे। आप सभी विद्यार्थी इस हौसला से पढ़िए, निश्चित रूप से आपको बीपीएससी तक पहुंचाएंगे। आपको बीपीएससी भी आपको हर एक बार सफलता दिलाते हैं।
और इस बार भी मेरा जलवा रहेगा, जैसे फर्स्ट फेज में सेकंड फेज मेरा जलवा रहा, सेम आपको लेके आ रहे हैं। कल से आपके बीच में, कल 10 अप्रैल है, कल से आपके बीच में लेके आ रहे हैं धुआंधार सेशन आपके बीच में। बीपीएससी टीआरई 4.0 की महत्वपूर्ण आपके साथ में 3.0 और 4.0 दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलें। और ये सक्सेस पॉइंट मतलब जो सक्सेस होना, एक बात देखिए, सक्सेस पॉइंट जो पढ़ता है वो निश्चित सफलता पाता है। इसीलिए आप सक्सेस पॉइंट जो प्लेटफॉर्म है उनको चयनित करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता बनाए। भाई हम आपको रिजल्ट के द्वारा बोला जाता है, मेरा रिजल्ट देखिए, आप रिजल्ट की एक्यूरेसी देखिए। आप अब रिजल्ट जितना हम दे रहे हैं, आप इस माहौल को देखिए, मेरा रिजल्ट बोलता है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो सक्सेस पॉइंट में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। मेरा कई छात्र अभी जो है, अब कई छात्र कितने विद्यालय में आपको अभी चयनित है शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से। तो आप भी अगर टीचर बनना चाहते हैं बिहार सरकार के, तो आप तुरंत ही नामांकन करवाएं। आपकी क्लास जारी है, क्लास 10 बजे से प्रारंभ है। तो जो विद्यार्थी बीपीएससी के छात्र अभी तक नई क्लास लिए हैं, तो निश्चित रूप से आपके छोटे प्रखंड खटोना में ये सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चलती हैं। तो ये आप ध्यान रखें, जो बीपीएससी के जो बैच चलना शुरू हो गया है, बीपीएससी का जो बैच चलेगा, तो ध्यान रखेंगे ये 10:30 बजे से लेकर और 2 बजे के बीच ये चलता है, याद रखेंगे। सही विद्यार्थी ना भूलें, आपको ये क्लास, आपको लाइव क्लास भी आपको ये मिल जाएगी। ये लाइव क्लास भी आपको कल से, आपको 10 अप्रैल कल है, सभी को मिल जाएगा, याद रखना है। और ये सुबह मॉर्निंग 5 AM से ही क्लास आपको स्टार्ट है। तो जो छात्र बीपीएससी में ऑनलाइन क्लास भी पढ़ना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर अब कल से हिस्ट्री का धुआंधार आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत आपके बीच में लेके आ रहे हैं। आप निश्चित देखते रहना, आपको जरूर सफलता होगा। इसलिए देखिए, आपको सक्सेस पॉइंट पहुंचाएगा, आपको बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन दिलाना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और देखिए सीटेट की बैच मेरा स्टार्ट है, आपको 1 बजे से 4 बजे से PM चलता है। जो विद्यार्थी अभी तक ने मात्र 15 अप्रैल तक एडमिशन है, जो छात्र अभी तक एडमिशन नहीं लिए, निश्चित रूप से आप एडमिशन ले ले। अगर किस्मत में अगर किस्मत बदलना है तो मेहनत करिए, और जिंदगी को बदलना है तो मेहनत करिए। आप अपने आप को खुद को बदलना है तो मेहनत करिए, किताब से प्रेम करिए, किताब का कीड़ा बन जाइए। 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़िए। आप निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। आप उठो जागो, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन छोड़ के आपको नहीं जाना, जीवन के साथ लड़ना है। ये हमारी लड़ाई है, शिक्षा में आपको लड़ना है, तभी जाकर आपको जॉब मिलेगा। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब जो भी विद्यार्थी अभी तक सीटेट जुलाई में नहीं पास आउट हुए होंगे, फिर दिक्कत हो जाए आगे चलो। इसीलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक सीटेट पास नहीं है, आइए आप मेरे पास, हम आपको जोड़ के आपको हम सक्सेस पॉइंट की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बार बार ये कहते हैं कि आप आइए सक्सेस पॉइंट में, निश्चित रूप से सफलता मिले। इसीलिए लगातार मेहनत करिए। सभी भाई बहनों कहेंगे जो हमारे साथी हैं, जो भी कहीं भटक रहे हैं, तो आप सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपको अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप एक बार क्लास करके देखिए, जिंदगी में जीवन भर याद रखें। आप मेरा क्लास देखते जाइए, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। यहीं तक सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।